नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित। और अगर आप सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात करें तो आज के समय में मानो उस सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स की बाढ़ सी आ गई है। और जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उस सेगमेंट में वहाँ पर बहुत सारे नए फीचर्स भी लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे कार मेकर्स वहाँ पर आपको बहुत सारे एमिनिटीज़, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स और बहुत सारी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज़ भी मिल रही हैं। लेकिन जब ये दौर नया शुरू हुआ था उस वक्त होंडा जैज़ पर आधारित ये क्रॉसओवर जो है होंडा WRV, इसने इस सेगमेंट में कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स उपलब्ध करवाए थे अपने कस्टमर्स को। सनरूफ प्रोवाइड करने वाला ये सबसे पहले क्रॉसओवर्स में से एक था, लेकिन वक्त के चलते ये गाड़ी ज़रा डेटेड लगने लगी थी और अब 2020 में होंडा ने इस गाड़ी को फैशन अप किया है। यहाँ पर एक फेसलिफ्ट लेकर के आए हैं वो लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये चेंजेस जो हैं ये क्या हैं और इन सब चेंजेस के बाद क्या जो नया WRV है ये ज़्यादा सार्थक है, क्या इसकी जो कीमतें हैं वो जस्टिफाइड हैं और इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाहर जो कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो ग्रिल है, ये ग्रिल अब इसे एक SUV के तौर पर दिखाने के लिए ज़्यादा बोल्ड बना दी गई है और ये वाइड बड़ी होंडा के एम्ब्लम के साथ जो क्रोम लेडन ग्रिल है ये वाकई में इस जैज़ बेस्ड कॉम्पैक्ट SUV को काफ़ी बोल्ड दिखाने में मदद करती है। इस गाड़ी को अब सामने से ज़्यादा मस्कुलर कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा SUV-ish लगती है। और ये जो चेंजेस हैं यहाँ पर ये सिर्फ विजुअल कॉस्मेटिक नहीं है, यहाँ पर अब जो हेडलैम्प्स हैं ये पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। यहाँ पर अब आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। पहले यहाँ पर आपको नॉर्मल हैलोजन लैंप्स मिलते थे, लेकिन ये जो लैंप्स हैं अब ज़्यादा आधुनिक हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये LED पोजीशन लाइट्स भी आपको मिलती हैं, लेकिन ब्लिंकर्स जो हैं यहाँ पर ये अभी भी बल्ब्स हैं। लेकिन ये जो एक हॉरिजॉन्टल थीम है क्रोम एलिमेंट्स के साथ इस हेडलैम्प के अंदर, ये इसे काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। और डेफिनेटली पहले वाले जो लैंप्स थे उनके मुकाबले ये लैंप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा आधुनिक हैं और इस गाड़ी के फेस को एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं। अब अगर यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये जो फॉग लैंप्स हैं ये भी अब LED हैं और यहाँ पर भी प्रोजेक्टर सेटअप है। तो ये मोटे तौर पर सामने बड़े चेंजेस किए गए हैं। सामने आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं और इसके अलावा अगर आप इस फेस को अब देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम लगता है और इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके साथ विजुअली मेरे ख्याल से टक्कर ले सकता है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है, 4998 mm के साथ ये सब 4 मीटर के सबसे नज़दीक है। इसका व्हील बेस भी इस सेगमेंट का दूसरा सबसे लंबा व्हील बेस है। तो अंदर स्पेस जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मिलता है। बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और वो इस गाड़ी का हमेशा से ही बड़ा हाईलाइट रहा है और इसीलिए हमेशा नई नई गाड़ियाँ आती रही, लेकिन फिर भी WRV ठीक ठाक नंबरों में हमेशा बिकती रही। अब जो अंदर स्पेस है उसके अलावा ये सामने का जो एक क्वार्टर ग्लास है और जो पीछे एक छोटा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, ये अंदर एयरीनेस का आभास जो है इसे बढ़ाता है। अंदर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पेस है। इसके अलावा जो विंडोज़ हैं ये भी काफ़ी बड़ी हैं, तो अंदर आपको काफ़ी खुला खुला एहसास होता है। और जो काफ़ी बड़ा स्पेस है उसके साथ ये जो बड़ी विंडोज़ हैं ये भी आपको ऐसा महसूस करवाती है कि अंदर लाइट काफ़ी अच्छे से आ रही है और आप एक काफ़ी खुली जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, जो ख़राब रास्तों को डील करने में मेरे ख्याल से सफिशिएंट है और आप इसे काफ़ी ख़राब रास्तों पर काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला सकते हैं। यहाँ पर आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको ये वाला अलॉय मिलता है 2 टोन और पेट्रोल में आपको कुछ अलग डिज़ाइन नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिशलिन के टायर्स लगे हुए हैं, 195 सेक्शन टायर्स हैं। ये प्रिमेसी 3ST टायर्स हैं और इन टायर्स का जो ग्रिप है काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, मैं कुछ देर में आता हूँ उस पर। पूरी ही गाड़ी के चारों तरफ आपको ये क्लैडिंग नज़र आएगी जिससे कि इसका जो क्रॉसओवर लुक है ये आपको क्लियरली समझ में आए कि ये जो गाड़ी है ये ख़राब रास्तों पर चलने के लिए बनी हुई है। जो रूफ रेल्स हैं यहाँ पर भी आपको ये कुछ एंगुलर लुक नज़र आएगा और ये इसकी जो एक आउटडोर्सी अपील है उसमें डेफिनेटली कुछ हद तक इजाफा करता है। आपको डोर हैंडल्स यहाँ पर क्रोम में मिलेंगे। कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर केवल 2 ही वेरिएंट्स हैं आपके पास मोटे तौर पर और उन दोनों ही वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको गाड़ी में जाने से पहले बता दूंगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई शक व शुबा न रहे कि दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और कहाँ पर क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सनरूफ भी आपको मिलता है जो कि अगेन गाड़ी के अंदर लाइट और एयर अंदर आने के लिए एक अच्छा प्रोविज़न है। पीछे शार्क फिन एंटेना आपको नज़र आएगा और इसके साथ ही आगे की ही तरह यहाँ पर पीछे भी अब जो लाइटिंग है ये LED हो गई है, लेकिन आगे की तरह यहाँ पर जो ब्लिंकर्स हैं ये अभी भी बल्ब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक काफ़ी अच्छा क्रोम का डेकोर नज़र आएगा।
VX ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसके अलावा जो लोअर वेरिएंट है उसका नाम है SV और ये डीजल वेरिएंट है हमारे पास आज। तो यहाँ पर आपको ID टेक की ब्रांडिंग नज़र आएगी। यहाँ पर ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिलता है, लेकिन ये LEDs नहीं है, ये बल्ब्स हैं। रेयर वॉश एंड वाइप के साथ डिफॉगर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन रेयर वॉश एंड वाइप आपको SV में नहीं मिलता है। पीछे आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी हैं और आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको ये एक सैटिन सिल्वर फिनिश लिए हुए फॉर बैश प्लेट मिलती है, जो कि इसे ज़रा और एक प्रीमियम कार के तौर पर दिखाती है। इस गाड़ी का जो बूट है ये भी एक स्पेशल मेंशन डिज़र्व करता है, क्योंकि जब तक सोनेट नहीं आई थी तब तक ये जो गाड़ी है ये अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा स्पेशियस बूट वाली गाड़ी थी। यहाँ पर आपको 363 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि सोनेट के बाद दूसरा सबसे स्पेशियस है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप एक लंबे हॉलीडे के लिए काफ़ी सारा सामान डाल करके लेकर के जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बूट स्पेस अगेन इस गाड़ी का एक बड़ा हाईलाइट है। यहाँ पर आपको एक लाइट नज़र आएगी और एक और जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको फुल साइज्ड स्पेयर मिलता है। हालांकि यहाँ पर अलॉय आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो व्हील का साइज़ है ये 195 सेक्शन है 16 इंच व्हील्स पर, जो कि फुल साइज्ड है और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल बाहर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फीचर्स और जो डेकोर है इसमें कुछ कंप्लेंट करने जैसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर रिवर्स लाइट जो है ये भी LED में दी गई है, जो बहुत सारी गाड़ियों में नहीं दी जाती है। पीछे अगर फॉग लैंप्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से बाहर से अगर आप देखने जाएँ तो एक्सटीरियर फीचर्स में, एक्सटीरियर डिज़ाइन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और ये गाड़ी काफ़ी अच्छी, काफ़ी फैशनेबल लगती है, काफ़ी बड़ी भी है और अंदर से काफ़ी स्पेशियस भी है। अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाने से पहले हम लोग ज़रा ये की देख लें। यहाँ पर फ्लिप आउट की नहीं है और इस गाड़ी के साथ जब आप गाड़ी के नज़दीक जाते हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ से डोर को बिना चाबी जेब से निकाले ओपन कर सकते हैं। आपको इस बटन को दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूं कि जो दो वेरिएंट्स हैं यहाँ पर SV और VX, उनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं। VX वेरिएंट में आपको SV के ऊपर मिलती हैं ये फीचर्स: सनरूफ, LED प्रोजेक्टर्स विद DRL, रियर वॉश एंड वाइप, डैशबोर्ड पर एक सिल्वर डेकोर जो है वो आपको सिर्फ VX में मिलता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सीट बैक पॉकेट्स। VX में आपको 2 USB सॉकेट्स मिलते हैं, SV में सिर्फ एक। VX में आपको मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा फ्रंट ट्वीटर्स, अदरवाइज केवल 4 स्पीकर मिलेंगे आपको। पुश बटन स्टार्ट, स्मार्ट की, क्रूज कंट्रोल, पावर फोल्डिंग ORVMs, फ्रंट आर्मरेस्ट विद अंडर स्टोरेज, शार्क फिन एंटेना, क्रोम डोर हैंडल्स और LED टेल लैंप्स। तो दोस्तों ये तो हो गए सारे चेंजेस और चलिए अब हम लोग गाड़ी में अंदर बैठ के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डोर पैनल देख लें और यहाँ पर आपको ये सिल्वर डेकोर नज़र आएगा, फैब्रिक, और यहाँ मेरे ख्याल से ज़रा सॉफ्ट टू टच लेदर मटेरियल हो सकता था, लेकिन नहीं है। ओवरऑल जो फिनिश है बहुत अच्छी है डोर पैनल्स की। यहाँ पर आपको पावर फोल्डिंग मिरर्स के लिए एक बटन नज़र आएगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स हैं, डोर लॉक अनलॉक और पीछे के विंडोज़ लॉक के लिए बटन। साथ ही जो फ्रंट ड्राइवर विंडो है ये 1 टच अप और डाउन है। बाकी तीनों बटन्स जो हैं ये 1 टच अप एंड डाउन नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी बॉटल आ सकती है और उसके साथ ही यहाँ पर ये जो क्रेविस है यहाँ पर आप कुछ सामान भी रख सकते हैं और इसे एक डोर हैंडल की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। अब सीट हाइट जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो अंदर घुसना काफ़ी आरामदायक है और उसके अलावा ड्राइवर सीट जो है ये हाइट एडजस्टेबल भी है, यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबा सपोर्ट नहीं है। मेरे ख्याल से लंबा सपोर्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा सीट जो है यहाँ पर अब इनमें ज़रा एक डिफरेंस है और ये सीट जो है यहाँ पर आपको एक एम्बॉस्ड टेक्सचर मिलता है जो देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मेरे ख्याल से ये करने के कारण अब ये सीटें और ये कैबिन जो है ज़रा ज़्यादा प्रीमियम लगता है पिछले वाले वेरिएंट से। और यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग भी मिलेगी और टेक्सचर में आपको हर जगह थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। बोल्स्टरिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और ये सीट जो है इनका थाई सपोर्ट, इनका बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। हेडरेस्ट जो है ये एडजस्टेबल है, तो ओवरऑल ये सीट जो है लंबे डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अब यहाँ पर आपको एक डेड पेडल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिप मिलती है जो मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ की नहीं है, लेकिन ग्रिप के लिए ठीक है। बट यहाँ पर अगर डेड पेडल होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा यहाँ पर ये फ्यूल लिड रिलीज़ और यहाँ पर ये बॉनेट रिलीज़, यहाँ से आप हेडलाइट जो है इसका लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। इस कैबिन के राइट हैंड साइड पर ये एक हाईलाइट है और ये एडजस्टेबल कप होल्डर जो है ये इस AC वेंट के साथ इसे कूल्ड कप होल्डर बनाता है, जिससे कि अगर आप कोई ठंडा पदार्थ, पेय पदार्थ यहाँ पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और वो ठंडा रहेगा। स्टीयरिंग यहाँ पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ मौजूद है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इसे चेंज नहीं किया गया है। ये काफ़ी ईजी टू रीड है और इसके साथ ही ये काफ़ी ईजी टू ऑपरेट भी है, तो मुझे यहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा स्टॉक्स जो हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स नहीं मिलते हैं। AC वेंट्स के कंट्रोल काफ़ी सॉलिड है और AC ठंडा भी बहुत अच्छे से करता है। मिरर्स मेरे ख्याल से ऑटो डिमिंग हो सकते थे। अब यहाँ पर ड्राइवर साइड पर भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है
और पैसेंजर साइड पर भी पहले ये फीचर दोनों जगह अवेलेबल नहीं थी। और सनरूफ जो WRV की बहुत अच्छी फीचर शुरू से ही रही है, यहाँ पर अभी भी मौजूद है। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो आप इसे इस तरह से वन टच ऑपरेट कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम का टच अच्छा है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड नेविगेशन मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग स्क्रीन नहीं है। और यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रिवर्स है इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कैमरा मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा हो सकता था इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, और ये जो है ये मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर आप इस कैमरा को 3 अलग अलग तरह से व्यू कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो इस वाइड एंगल के साथ देखें या नॉर्मल व्यू, या फिर एकदम नीचे गाड़ी के क्या है वो भी आपको नज़र आता है। ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ कंप्लायंट है, और ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर जनरली अच्छी है। लेकिन इस सेगमेंट में अब और भी अच्छे ऑडियो क्वालिटी वाले सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल से ये सेगमेंट लीडिंग नहीं है। इसके अलावा AC कंट्रोल्स जो पहले कैपेसिटिव टच में आते थे वैसे ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और USB सॉकेट्स के मामले में भी होंडा ने यहाँ पर किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करी है। यहाँ पर आपको सामने 2 USB सॉकेट्स और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है। सामने एक बड़ी ट्रे मिलती है जिसमें आप अपना वॉलेट या सेलफोन या कुछ भी रख सकते हैं। 2 कप होल्डर सामने, बीच में कुछ और स्पेस, और उसके साथ ही इस आर्म रेस्ट के अंदर काफ़ी डीप स्पेस मिलता है, जिसके साथ साथ आपको एक और 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है। तो स्पेस के लिहाज से अगर आप बात करें तो काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कमियों की बात करें, क्या छूट गया है, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। और अगर आप देखने जाएँ तो आजकल जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जहाँ पर आपको रिमोट स्टार्ट, रिमोट टेम्परेचर सेट और ये सारी ऐप कनेक्टेड फीचर्स मिलती हैं, ये आपको अभी तक यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये स्क्रीन जो है ये भी मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकती थी। ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, यूज़ करना इसे काफ़ी आसान है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से ज़रा और अच्छी होती, ज़रा और बड़ी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। ग्लव बॉक्स यहाँ पर कूल्ड नहीं है मेरे ख्याल से। आजकल काफ़ी सारी गाड़ियों में जिस तरह से कूल ग्लव बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर भी अगर कूल ग्लव बॉक्स होता तो अच्छा रहता, लेकिन साइज़ इसका ठीक ठाक है। इन सब चीज़ों के अलावा एक जो कमी यहाँ पर है वो ये है कि अगर आप चाहें भी तो आप 2 एयरबैग्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पर 2 एयरबैग्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी आपको मिलते हैं, कुछ और गाड़ियों में आपको 4 और 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 6 एयरबैग्स तक मिलते तो सेफ्टी के लिहाज से ज़्यादा अच्छा रहता। सीट्स मेरे ख्याल से बहुत कंफर्टेबल हैं। ओवरऑल जो लेआउट है इस पूरे डैशबोर्ड का बहुत क्लीन है, कंट्रोल्स बहुत ईजिली प्लेस्ड हैं। जो A पिलर है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इस क्वार्टर ग्लास के साथ, तो यहाँ पर ज़रा एक छोटा ब्लाइंड स्पॉट बनता है, लेकिन ओवरऑल सामने की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और एयरीनेस की बात अगर आप करें, और अगर आप इस गाड़ी की विड्थ का जो परसेप्शन है उसकी बात करें, तो गाड़ी काफ़ी बड़ी, काफ़ी वाइड लगती है, और आपको यहाँ बैठ करके बड़ा कंफर्टेबल लगेगा। इमीडिएटली यू विल फील एट होम। तो ओवरऑल यहाँ पर काम की चीज़ें सारी है, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी प्रैक्टिकल सामने का कैबिन है। और पीछे जो सीट है ये इस गाड़ी की हाईलाइट है, तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं कि क्या इसे स्पेशल बनाता है। अब देखिए आगे की ही तरह यहाँ पर भी जो डेकोर है वो एमुलेट किया गया है। यहाँ पर आपको ये सिल्वर इंसर्ट मिलेगा, ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी, और साथ ही ये जो पार्ट है ये जो मेरे ख्याल से लेदर या फिर सॉफ्ट टू टच होना चाहिए था, नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा ही डीप एक बॉटल होल्डर नज़र आएगा, सिल्वर डोर पुल्स, और ये एक क्रेविस नज़र आएगा। पीछे की सीट हाइट आइडियल है, ना ज़्यादा ऊँची ना ज़्यादा नीची। बुज़ुर्गों और महिलाओं के लिए भी काफ़ी ईजी रहेगा अंदर घुसना। जो छोटे कद के लोग हैं वो काफ़ी आराम से अंदर घुस सकते हैं। और ये जो फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन VX वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। नीचे जो थाई सपोर्ट है ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और जो विड्थ है, जो परसेप्शन है विड्थ का, यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा चौड़ा नज़र आएगा। अंदर एयरीनेस काफ़ी है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। ये गाड़ी असल में यहाँ बैठ करके ऐसा लगता है कि सब 4 मीटर गाड़ी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। हेडरूम भी यहाँ पर सफिशिएंट है। 6 फीट तक के जो लोग हैं या उससे 1 या 2 इंच ऊंचे भी हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा ऊंचे अगर आप हैं तो शायद आपका हेड ब्रश करे। पीछे जो ये क्वार्टर ग्लास है इसके कारण एक एयरीनेस का जो फीलिंग है वो और ज़रा ऑगमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, और ये जो ऑमिशंस हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पीछे आपको यहाँ पर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, हालांकि AC जो है अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर आपको AC वेंट्स होने चाहिए थे। पीछे आपको किसी तरह का कोई चार्जिंग सॉकेट या फिर किसी तरह का कोई स्टोरेज स्पेस भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो हेडरेस्ट्स हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ऊंचे या फिर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। ये सीट जो है इसे आप गिरा सकते हैं, लेकिन ये 60-40 स्प्लिट नहीं है। एक और ओमिशन, यहाँ पर आपके पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सारी ही गाड़ियों में तकरीबन आते हैं, तो वो फीचर भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था।
लेकिन इन कमियों के अलावा अगर आप सीट का अंडर थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट देखें तो ये बहुत अच्छा है। इस गाड़ी का सस्पेंशन भी बहुत कंफर्टेबली सेटअप किया गया है। इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ियों में से ये एक है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं पीछे की सीट पर बैठ करके तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। और इस गाड़ी की जो विड्थ है ये अलाउ करती है तीसरे पैसेंजर को यहाँ पर बीच में बैठ करके मीडियम डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर 3 लोगों को बिठाना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेवीली बिल्ट नहीं है तो आप मीडियम जर्नीज़ के लिए इस सीट को 3 लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो डोर हैंडल्स हैं दोनों तरफ, उसमें लेफ़्ट डोर हैंडल पर आपको कोट हुक नहीं मिलता है, लेकिन जो राइट डोर हैंडल है यहाँ पर आपको एक कोट हुक का प्रोविज़न भी किया गया है। पीछे आपको यहाँ पर एक लाइट भी नज़र आएगी। और ओवरऑल कंफर्ट और स्पेस के लिहाज से ये सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग हैं। और अगर आप उन फैंसी फीचर्स को ढूंढ रहे हैं तो शायद आप डिसअपॉइंट हों, लेकिन ये जो स्पेस है और ये जो कंफर्ट है यहाँ पर, ये इस गाड़ी का हाई पॉइंट है। अब बात जब WRV की होती है तो इसका जो डीजल इंजन है 1.5 लीटर ID टेक, वो बहुत ही जाना माना इंजन है। और इसकी जो हाईलाइट है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। BS4 वर्जन में यहाँ पर आपको 25 kmpl से भी ज़्यादा मिलता था, लेकिन BS6 के बाद ये फ्यूल एफिशिएंसी जो ऑफिशियल नंबर है ज़रा कम हो गया है। 23.7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको ऑफिशियली ARAI ने प्रोवाइड करवाई है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो असली स्टोरी नहीं बताते हैं। और अगर आप रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मेरे ख्याल से सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ये जो गाड़ी है ये माइलेज चैम्पियन है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसकी सिटी माइलेज और हाईवे माइलेज जो है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलता है। ये इंजन बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, इवन 1000 RPM और उसके नीचे से भी ये हल्का हल्का मूव करता रहता है। यहाँ पर आपको जो जनरली टर्बो डीजल इंजन्स के अंदर एक प्रोनाउंस किक मिलती है या फिर जिसे लैग भी हम लोग कहते हैं, वो बहुत ही कम है। बहुत ही लीनियर इंजन है। 1000 RPM के बाद से आपको ज़रा मोमेंटम महसूस होने लगता है और उसके बाद आप जब 1500-1600 RPM पर पहुंचते हैं तो एक हल्का सा स्टेप अप आपको महसूस होता है। और वहां से बहुत ही लीनियरली ये इंजन 3500 to 4000 RPM तक ज़रा स्ट्रांगली पुल करता है और 4200-300 पर जाकर के लिमिटर कट इन होता है। लेकिन जो आखिरी के 800-900 RPM है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। अब ये जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा फ्री रेविंग नहीं है। ये इंजन जो है ये मिड रेव्स में, लो रेव्स में बड़े ही ट्रैक्टेबल तौर पे यूज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन ये बहुत ही यूजेबल, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही ट्रैक्टेबल इंजन है। सिटी के अंदर अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इन सिटी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको 18 kmpl तक मिल सकती है। और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो आपको लगभग 22-23 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये इंजन डिलीवर कर सकता है अगर आप एक हल्के राइट फुट के साथ चलाएं। तो फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा हाईलाइट है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और इंजन ऐसे मिलेंगे जैसे कि XUV 300 का इंजन है, वो बड़ा ही पंची, बड़ा ही पावरफुल इंजन है। तो अगर आप एक बहुत ही पंची स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी शायद वो नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल, बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी ही लीनियर किस्म की पावर डिलीवरी चाह रहे हैं अपनी गाड़ी से तो ये आपको डेफिनेटली बहुत इम्प्रेस करेगा। इंजन ये वाला जब आया था तब ज़्यादा नॉइजी था, लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स होंडा ने ये रिफाइनमेंट जो है इस इंजन का इसे काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर आप इसे कंपेयर करें कुछ और इंजन्स के साथ इस सेगमेंट में तो ये रिलेटिवली ज़्यादा नॉइजी है, लेकिन पुराने इंजन्स के मुकाबले अब ये ज़्यादा रिफाइंड है। कैबिन इंसुलेशन यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। यहाँ पर जो बाहर की विंड नॉइज़ खास तौर पर वो आइडियल से ज़रा ज़्यादा अंदर आती है और मेरे ख्याल से और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको इंसुलेशन ज़रा ज़्यादा बेहतर मिलता है। यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है काफ़ी लो है ये, और दूसरे जो SUVs हैं यहाँ पर उनकी तरह 200+ mm ग्राउंड क्लियरेंस लिए हुए नहीं है। ये प्राइमरीली एक हैचबैक के ऊपर बेस्ड है, तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ये नीचे है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी नीचे है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ही फ्लैट राइड करती है। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसे स्लो स्पीड पर चला रहे हैं या फास्ट स्पीड्स पर भी चला रहे हैं तो जो सस्पेंशन की कंप्लायंस है ये बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल रखता है आपको। बहुत ज़्यादा टॉट नहीं है, यानी कि अगर आप इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंडलिंग की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा एंथ्रॉल नहीं करेगा। हालांकि ये गाड़ी अपनी लाइन बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एड्स कोई भी नहीं है, आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्टीयरिंग में जो डायरेक्टनेस है ये काफ़ी अच्छी है। कुछ और गाड़ियाँ यहाँ पर जो है उसमें स्टीयरिंग काफ़ी इनर्ट रहता है, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में फिर भी थोड़ा लाइवलीनेस मिलता है और जब आप कॉर्नर्स पे से चलाते हैं तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको महसूस होगा, तो आप इस गाड़ी को एक एन्जॉयबल तरीके से भी चला सकते हैं। कंफर्ट बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत अच्छा है, इंसुलेशन ज़रा बेहतर हो सकता था, लेकिन इस गाड़ी की असली हाईलाइट जो है वो है इसकी माइलेज और इसकी ट्रैक्टेबिलिटी। इन सिटी जब आप इसे चलाते हैं तो ये जो गियर शिफ्ट्स हैं यहाँ पर इस शॉर्ट थ्रो
गियर लेवर के साथ। ये काफ़ी इजी टू यूज़ है और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई एन्जॉयबल एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लच पैडल जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो सिटी के अंदर जब आप इसे चलाते हैं तो एक लो रेव पर अच्छी टॉर्क पैदा करने वाले इंजन के साथ आपको काफ़ी कन्वीनियंस महसूस होता है। गाड़ी स्टॉल नहीं होती है, आपको लो रेव से भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो एक काफ़ी प्रैक्टिकल पैकेज है और फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंडियन मार्केट की। तो वहाँ पर ये इंजन शाइन करता है। लेकिन आउटराइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो शायद ये बेस्ट इंजन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी यूजेबल है। आपको अगर एक ब्रिस्क पेस मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 100 PS की पीक पावर आपको मिलती है और ये बनती है 3600 RPM के काफ़ी लो RPM पर। और अगर आप टॉर्क की बात करें तो 200 PS का पीक टॉर्क यहाँ पर मिलता है 1750 RPM से। यहाँ पर एक पेट्रोल इंजन भी है, लेकिन इस गाड़ी में मेरे ख्याल से वो जो पेट्रोल है वो ज़रा अंडरवेलमिंग लगता है। 89 PS की पीक पावर वहाँ पर मिलती है आपको और 110 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है और 16.5 kml की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों में अगर आप आइडियल इंजन ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो 6 स्पीड मैनुअल के साथ जो 1.5 ID टेक है, यही इंजन बेहतर है। नॉइस यहाँ पर ज़रा कम हो सकती थी। परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से शिकायत जैसा नहीं है, और बेहतर हो सकता था लेकिन शिकायत जैसा नहीं है। अगर आप एक प्रैक्टिकल इंजन ढूंढ रहे हैं, एक हाई माइलेज इंजन ढूंढ रहे हैं और आउटराइट परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो ये इंजन डेफिनेटली आपको डिलाइट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर होंडा ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, लेकिन फ़ीचर्स लिस्ट में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करी गई है। और अगर आप जो नई गाड़ियाँ आई हैं इस दौरान इस सेगमेंट में, तो वहाँ पर जो फ़ीचर्स अब आ रहे हैं ये फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं। वहाँ पर फ़ीचर्स बहुत सारे मिल रहे हैं। तो उन नए फ़ीचर्स के साथ मेरे ख्याल से होंडा WRV इस दौरान पेस नहीं रख पाई। कीमतों की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं हैं। ये कीमतें मेरे ख्याल से जो फ़ीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं और जो भी सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। अगर आप पेट्रोल की बात करें तो 8.6 लाख रुपीज़ से 9.8 लाख रुपीज़ तक की एक्स शोरूम कीमत है इसकी। बहुत ही लो स्पेक्ड वेरिएंट कोई WRV का यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप डीजल की बात करें तो 9.9 लाख रुपीज़ से 11 लाख रुपीज़ तक की इसकी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं, जो कि अगेन सबसे ज़्यादा महंगी नहीं है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए। लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दूसरी गाड़ियों के आ रहे हैं वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो जो होंडा WRV है मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक नो नॉनसेंस, बड़ी ही कंफर्टेबल, बड़ी ही स्पेशियस और एक नाइस ड्राइविंग कार चाहिए। यहाँ पर आपको 3 साल की अनलिमिटेड वारंटी भी मिलती है और इन सब चीज़ों के साथ एक होंडा ब्रांड जो है जिसका एक परसेप्शन हमेशा प्रीमियम ब्रांड का रहा है हिंदुस्तान में, उस गाड़ी के लिए आप में से जिन लोगों को एक बहुत ही नो नॉनसेंस, बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी स्पेशियस गाड़ी चाहिए, उनके लिए ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक सार्थक गाड़ी बन के सामने आ सकती है। लेकिन अगर आपको नए फ़ीचर्स चाहिए, अगर आपको जो बड़े स्क्रीन्स आजकल आ रहे हैं, नए ऑडियो सिस्टम्स आ रहे हैं, ज़्यादा सेफ्टी फ़ीचर्स जो आ रहे हैं वो सब चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ और गाड़ियों में वो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। बट एज़ एन ओवरऑल कंफर्टेबल फैमिली कार, होंडा WRV एक ऐसी गाड़ी है जो जिन लोगों को काम की चीज़ें चाहिए उन्हें ज़्यादा अपील करेगी। होंडा की जो रिलायबिलिटी है ये बहुत प्रसिद्ध है और इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस है ये ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि होंडा की रीसेल वैल्यू भी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे ज़रा ज़्यादा होती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करें तो होंडा WRV एक सार्थक गाड़ी बन के सामने आती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको होंडा WRV 2020 के बारे में जो कुछ भी जानना था वो सारे उत्तर आपको मिले। लेकिन अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाया, तो आप कमेंट्स में वो सवाल हमसे पूछ लीजिए। हम हर एक सवाल का जवाब देते हैं। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, आपको अगर इस तरह के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए मोटराइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे बारे में, हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। और अगली बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।